नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नीतीश का मिशन 2024, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आज बिहार सीएम आज विपक्ष के कई बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। सोनाली फोगाट मामले में नोएडा पहुंची गोवा पुलिस, सोनाली फोगाट के फ्लैट में रह रहे किराएदार से पूछताछ। कार्तिक सिंह ने मंत्री रहते जेल में कराई थी सेटिंग, खोजने पर मोहकमा से पटना तक नहीं मिले, अब जारी होगा गैर जमानती वारंट। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह पर सजदा करते हुए पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बीजेपी को झटका देने वाले नीतीश कुमार अब मिशन 2024 में जुट गए हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर हैं, जिसके तहत आज दिल्ली में वो विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में वो आज सीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नीतीश सीपीआई के महासचिव राजा से भी मुलाकात करेंगे। जहां नीतीश दोपहर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला से भी मुलाकात करेंगे। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पहले दिन यानी सोमवार को नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली थी। इसी के साथ ही नीतीश कुमार जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से मिले थे और 2024 के लिए नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उनसे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने शब्दों से खेलते हुए कह दिया कि उनका मकसद 2024 के लिए विपक्ष की एकता है। तो नीतीश कुमार की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं और कई बड़े नेताओं से आज वो मुलाकात भी करने वाले हैं। हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की जांच कर रही गोवा पुलिस अब नोएडा पहुंच चुकी है। गोवा पुलिस की 3 सदस्यों वाली टीम ने नोएडा में सोनाली फोगाट के घर पहुंची और इस घर में एक किराएदार रहता है। गोवा पुलिस की टीम ने किराएदार से पूछताछ की है। गोवा पुलिस के साथ नोएडा पुलिस भी मौजूद थी। गोवा पुलिस की टीम ने इससे पहले रविवार को गुरुग्राम में सोनाली फोगाट के एक फ्लैट में जांच पड़ताल की थी। इस अवसर पर उनके परिजन भी मौजूद थे। गोवा पुलिस की ये 3 सदस्यों वाली टीम सोनाली फोगाट की हत्या की जांच के सिलसिले में आई हुई है। बता दें कि सोनाली फोगाट का नोएडा के सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में एक फ्लैट है और इसे उन्होंने सागर नाम के एक व्यक्ति को किराए पर दे रखा था। गोवा पुलिस की टीम ने किराएदारों से पूछताछ की है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है। गोवा पुलिस की टीम ने नोएडा में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था और गोवा पुलिस के साथ नोएडा पुलिस भी अरावली अपार्टमेंट गई थी। गोवा पुलिस की टीम इससे पहले रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 102 स्थित ग्रीन सोसाइटी गई थी। इस सोसाइटी के नंबर टावर 4 के फ्लैट नंबर 901 में सोनाली पीए सुधीर संघवान के साथ किराए पर रहती थी। बता दें कि सोनाली के परिवार वालों की उपस्थिति में गोवा पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली थी। इस दौरान पुलिस को सोनाली की कुछ ज्वेलरी, 2 घड़ी, आधार कार्ड, पासपोर्ट सहित तमाम सामान मिला था। फ्लैट से एक मोबाइल भी बरामद किया गया था। आपको बता दें जो सोनाली का बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो गोवा पुलिस है आज वो नोएडा पहुंच चुकी है। कानून मंत्री रहते कार्तिक सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन पर यह आरोप लगा है। दरअसल जिस राजू सिंह के अपहरण का वारंट कार्तिक सिंह पर जारी हुआ था, अब उसकी पत्नी ने कहा कि समझौता करने के लिए बेउर जेल में उसके पति पर दबाव बनाया गया है और इस मामले में पत्नी ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भी लिख डाला है। आपको बता दें इस मामले में ये बात सामने आई है कि कार्तिक सिंह को पुलिस खोज रही है, लेकिन वो ना तो मोकामा में मिले हैं और ना ही पटना में मिले। इधर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने इसे लेकर कहा है कि नीतीश कुमार बेचारे हैं, ये तो लालू का दौर वापस आ गया है। राजू सिंह की पत्नी की ओर से पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखने पर सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि उसकी कॉपी उनके पास भी है और कार्तिक सिंह अनंत सिंह के दाहिने हाथ हैं, जिनकी AK-47 रखने के आरोप में ममेरी खत्म हो गई थी। आपको बता दें नीतीश कुमार को मालूम था कि कार्तिक सिंह फरार हैं, उन पर अपहरण का वारंट है, लेकिन उनको मंत्री बना दिया, कानून मंत्रालय की शपथ दिला दी और ताकि वो मैनेज कर सके और खेल खेलने के लिए 20 दिन का पूरा समय दिया गया। ये
उसी का परिणाम है। अब पुलिस दिखाने के लिए छापेमारी कार्रवाई कर रही है। प्रशासन लालू यादव और नीतीश के शहर पर मिला है और ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम लगातार किया जा रहा है। तो सुशील कुमार मोदी की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं कार्तिक सिंह को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे और सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में कल मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार आप मुखिया केजरीवाल से दोपहर 1:30 बजे मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा मिशन 2024 के लिए और वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आए हैं। सोमवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें इसके बाद वो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। दिल्ली 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार कल कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और इसमें वो सीपीआई नेता सीताराम येचुरी से भी 11:30 बजे मुलाकात करेंगे। बता दें कि डी राजा से 12:15 पर, केजरीवाल से 1:30 बजे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से शाम 4 बजे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार सीताराम येचुरी और डी राजा से उनके दफ्तर में मुलाकात करेंगे और सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास जाएंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मिलने उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर भी मुलाकात करने पहुंचेंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करने के संकेत मिल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत दौरे के पहले दिन सोमवार को दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर सजदा करने पहुंची। निजामुद्दीन दरगाह सबसे प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और यहां पर हर हफ्ते हजारों तीर्थयात्री यहां आते हैं। सूफी संत की इस दरगाह को दिल्ली और दुनिया भर के मुसलमान काफी मानते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद अल हुसैन और बीबी सुलेखा के घर में हुआ था। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही दरगाह 1562 ईस्वी में बनाई गई थी और ये दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करके शुरू की। बता दें कि प्रधानमंत्री हसीना के सोमवार को दिल्ली पहुंचने पर नई दिल्ली में कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने उनका स्वागत किया। शेख हसीना की यात्रा को एक महत्वपूर्ण यात्रा के रूप में देखा जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी ये यात्रा। इसके सिलसिले में इसको और अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करते हैं अगली खबर का। आपको बताते कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बालाघाट के दौरे पर गए हैं। बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस क्रम से पूर्व
पदोन्नति अलंकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवानों को प्रमोशन बैच लगाकर पदोन्नत किया और शुभकामनाएं भी दी। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से सभी को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हम सभी जवान में उत्सव पर्व आनंद के साथ मना पाते हैं, तो इन जवानों के समर्पण के कारण, जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि घने जंगलों में भी जान पर खेलकर ये ही जवान हमें सुरक्षा देते हैं। ये अपना पुलिस परिवार और पूरा परिवार छोड़कर तमाम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं पहला श्रेय अपनी पुलिस परिवार की बहनों को देना चाहूंगा। बाकी लोग सारे उत्सव त्योहार और अपने परिवार के साथ मनाते हैं। इन बहनों के हौसलों के कारण ही हमारे जवान घनघोर जंगलों में रहकर भी जनता की सुरक्षा की चिंता करते हैं। आपको बता दें कि हमारे हॉक फोर्स के जवान का जीवन आसान नहीं होता। लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि आपके सम्मान और हितों पर आंच नहीं आने दूंगा। कभी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक हुआ करता था, यहाँ सिमी का नेटवर्क हुआ करता था, अपराधियों पर अंकुश और मुश्किल था। आपको बता दें कि लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मध्य प्रदेश शांति का टापू बना रहेगा। हमारे जवानों ने अपराधियों को कुचलकर उन्हें नेत से नाबूद कर दिया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं जवानों को लेकर। पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने राज्य भर में 8,736 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवत मान की कैबिनेट ने शिक्षा दिवस के दिन पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को एडहॉक संविदा और अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी है। पंजाब सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के 9,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे और इस फैसले को लेकर सीएम भगवत मान ने ट्वीट कर लिखा है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी पंजाब के शिक्षकों को दी थी, वो गारंटी आज हमारी सरकार ने पूरी कर दी है। आज 8,786 शिक्षकों के अवसर पर पक्का कर दिया गया है। आने वाले दिनों में और भी विभागों के कच्चे मुलाजम पक्के किए जाएंगे और इसके साथ ही सीएम भगवत मान ने स्कूली छात्रों की परिवहन सुविधाओं की कमी को देखते हुए सरकारी स्कूल जाने वाले छात्राओं के लिए एक शटल बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा की है। इससे पहले सीएम भगवत मान ने अक्टूबर से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोगी वेतनमान लागू करने की भी घोषणा की है। तो इसको लेकर तमाम बातें भी सामने आ रही हैं सीएम भगवत मान की तरफ से। मुंबई नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सोमवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को उसके घरेलू मैदान पर गहरा घाव देने को कहा। अमित शाह ने ठाकरे की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 2019 के चुनाव में वोट मांगने के बावजूद शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के लिए हर चीज से समझौता किया। शिवसेना लगभग 30 वर्षों से बृहन मुंबई नगर पालिका पर शासन कर रही है और वर्तमान में बृहन मुंबई नगर पालिका एक प्रशासक द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि नगर निकाय का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है और चुनाव की प्रतीक्षा है। शाह ने यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और चुनिंदा पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि यदि आप किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर मारते हैं तो ये दुख देता है। आपको बता दें, अमित शाह की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं और जब आप किसी व्यक्ति को उसके घरेलू मैदान पर मारते हैं तो ये दर्द और गहरा कर देता है। अब ये समय शिवसेना को गहरा घाव देने का है। सीधे तौर पर अमित शाह निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। गणपति उत्सव के दौरान शाह महाराष्ट्र की राजधानी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली घोषणा करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में हफ्ते में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। इसके पीछे मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि इस तरह बच्चों को छत्तीसगढ़ी बोली और आदिवासी बोली सीखने में मदद मिलेगी और जिससे बच्चे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ और शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के हित में बड़े फैसले लिए हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए
शैक्षणिक सामग्री भी तैयार की जा रही है। बस्तर में और सरगुजा में क्षेत्रों में वहां की स्थानीय आदिवासी बोलियों के अनुसार और शेष क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है। सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई से स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों में पढ़ाई के लिए लगाव भी उत्पन्न होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सोमवार को निजामाबाद से घोषणा की है कि टीआरएस अलग राज्य के आंदोलन से प्रेरणा लेकर बीजेपी मुक्त भारत के नारे के तहत राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अगर गैर बीजेपी सरकार का गठन होता है तो देश के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। राव ने कहा कि टीआरएस पूरे देश में विकास के तेलंगाना मॉडल को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी और टीआरएस लोगों के समर्थन से भारत का चेहरा बदल देगी। निजामाबाद एक समृद्ध शहर है और मैं घोषणा करता हूं कि टीआरएस लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी। हम जल्द ही निजामाबाद में शुरू होने वाले राष्ट्रीय स्तर के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेटा जा सके। तो ये सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर राव ने सोमवार को यहाँ 58 करोड़ रुपए की लागत से जिला कलेक्ट्रेट परिसर और टीआरएस जिला कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कृषि क्षेत्र में 1.45 लाख रुपए की मुफ्त बिजली मुहैया कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्षमता पर सवाल भी उठाए थे। राव ने दावा किया था कि मोदी और उनके मंत्रियों ने गैर निष्पादित पर संपत्तियों की आड़ में 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए। उन्होंने कहा कि आपने और आपके मंत्रियों ने एनपीए के जरिए कॉर्पोरेशन को 12 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। आप किसानों को 1.45 करोड़ रुपए कैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो सीधे तौर पर वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। इस संबोधन के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय ने सोमवार को केआरसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने हैदराबाद के टैंक में गणेश निमज्जन के बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ चेतावनी दी। बंदी संजय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार हर साल गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान तनावपूर्ण माहौल बना रही है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार पर्यावरण प्रदूषण के बहाने उत्सव में बाधा डालने की साजिश कर रही है। त्योहारों के दौरान अधिकारियों द्वारा बनाई गई बाधाओं का हवाला देते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार किसी भी हिंदू त्योहार के उत्सव को कानून और व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि भक्त सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाने के लिए राजस्व, पुलिस, अग्निमिशन और बिजली विभागों से अनुमति लेने के लिए मजबूर हैं। इन सभी अनुमतियों को लेने के बाद भी अधिकारी गणेश उत्सव के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार किसी भी हिंदू त्योहार के उत्सव को कानून और व्यवस्था के मद्देनजर के रूप में पेश करती है। तो ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित हजरतगंज के होटल लेवाना में लगी आग के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की स्वीकृति दी है। आपको बता दें इसके अलावा एलडीए ने होटल लेवाना को सील करने के भी निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने प्रकरण की जांच के लिए सचिव की अध्यक्षता में गठित की कमेटी की है और सचिव पवन कुमार गंगावर की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता अवधेश तिवारी, वित्त नियंत्रण दीपक सिंह और मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल की संपत्ति गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र में 2 जुलाई 2017 से तैनात रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के बिल्डर के साथ मिली भगत के चलते अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई न करने का जिम्मेदार पाया गया।
भारत में कोरोना की रफ्तार अब कमजोर पड़ने लगी है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में बात करें तो देश में कोविड-19 के 5,910 ताजा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, वहीं राहत की बात ये रही कि इस अवधि के दौरान नए मामलों के ज्यादा से ज्यादा संक्रमण से ठीक होने वाले की संख्या ज्यादा है। और इसी के साथ ही पिछले 24 घंटों में देश में 7,034 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 16 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या अब 60,000 से कम हो गई है और वर्तमान में देश में 53,974 एक्टिव मामले हैं और पॉजिटिविटी रेट 2.60% पहुंच गया है। वहीं देश में अब तक कुल 4,38,80,464 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 5,48,007 लोगों की मौत हुई है और जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात करें तो देश में अब तक 213.50 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है और कोविन वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार देश में 102 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। वहीं 94 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा चुके हैं। इनके साथ ही 16.68 करोड़ से ज्यादा लोग प्रिकॉशनरी डोज ले चुके हैं। तो ये कोरोना के मामले सीधे तौर पर कमी पकड़ रहे हैं। कर्नाटक में भारी बारिश से लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। सितंबर का पहला हफ्ता बीतने जा रहा है, लेकिन बारिश है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार रात से शुरू हुई बारिश ने बेंगलुरु को पानी पानी कर दिया। सोमवार दिन भर बेंगलुरु में लोग बेहाल नजर आए और ऐसे लगने लगा कि जैसे सिलिकॉन सिटी में सैलाब आ गया है। सब कुछ ठप हो गया है और बारिश की वजह से बेंगलुरु शहर में सैलाब आ गया और देखते ही देखते सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आने लगा। भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु की बेलंदूर झील लबलब भर गई और झील का पानी ओवरफ्लो करने लगा। जिस रास्ते से पानी गुजरा वो इलाका पानी में डूबता गया और बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें, ऐसे में झील के पानी ने लोगों की मुसीबत दोगुनी कर दी और पूरा रिंग रोड पानी में डूबता हुआ नजर आया। शहर के भीतर से लेकर बाहरी इलाकों तक पानी ने अपना डेरा जमा रखा था और जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा था। बेंगलुरु की सड़कों पर सैलाब आया तो कई सियासी और रिहायशी इलाकों में पानी डूबता नजर आया और बेंगलुरु का पॉश इलाका और सनी ब्रॉक्स भी पानी से भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो इलाके हैं वो डूबते हुए भी नजर आ रहे हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दक्षिणी और पूर्वी उत्तर राज्यों में लगातार हो रही बरसात की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में 3 चक्रवाती सिस्टम इस समय एक्टिव हैं और समुद्र तल पर मानसून की ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। इसके प्रभाव से कारण दक्षिण और पूर्वी उत्तर राज्यों में आज भी झमाझम बारिश होने के अनुमान है। दूसरी तरफ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान है, जबकि तेलंगाना, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में अगले 4 दिन भारी बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं IMD ने आंध्र प्रदेश में भी अगले स्थान पर 9 सितंबर तक गरज के साथ बिजली गिरने की भी और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। उड़ीसा राज्य में भी अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश और गरज का अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।